नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बहू बोली, मम्मी जी आपको अपने बेटे की अय्यासी नहीं दिखती। मैं अगर सच्चाई सबके सामने ले आई तो आपका बेटा किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर गुप्ता जी के परिवार में बड़े बेटे का नाम रवि है। उसकी शादी नैना नाम की लड़की से हुई जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद नैना ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम बुलबुल था। वो छोटा बेटा राहुल, जिसने अपने मनपसंद लड़की रचना के साथ लव मैरिज कर ली। रचना और राहुल की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। एक ही ऑफिस में काम करते हुए दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो पता नहीं क्यों राहुल की माँ रचना के घर वालों से मिलकर खुश नहीं हुई थी। रचना अच्छी और पढ़ी लिखी है। राहुल के पापा ने बाजार में कई बड़ी दुकानें खोल रखी है। जेठ का अपना बिजनेस है और जेठानी नैना भाभी उनसे मिलकर लगा ही नहीं कि वह मेरी होने वाली जेठानी है। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार से मिली वो मुझसे। और बच्चा राहुल कितनी इज्जत करता है। रचना की विदाई के समय उसकी माँ बोली, तुझे अकेले पाला है, इतना प्यार करती हूँ इसलिए चाहती हूँ जिंदगी में तुझे कोई परेशानी ना हो, तू हमेशा खुश रहे। और वह राहुल के प्यार में खोई माँ की चिंता और डर को नजरअंदाज कर अपनी शादी के सुनहरे सपने बुनती रही। पर अब जेठ रवि का नैना भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार और अत्याचार देख रचना को मम्मी की कही बातें याद आ रही है। उसे माँ के डर और आशंका की वजह समझ में आ रही थी। इतना गर्म पानी, इस पानी से कोई स्नान कर सकता है भला? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? रवि गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। वो आप वापस सो गए थे ना, तो मैंने सोचा पानी ठंडा हो जाएगा इसलिए एक बाल्टी में गर्म पानी रख दिया। मैं अभी ठंडा पानी लाती हूँ, नैना ने रवि से कहा। वो जैसे ही गर्म पानी की बाल्टी उठाने के लिए झुकी ही थी कि रवि बाहर निकलते समय उसका पैर बाल्टी से लगने पर सारी गर्म पानी नैना भाभी के पैरों पर गिर गई। वह दर्द से करा उठी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी रवि का हाथ जल जाता तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती। माँ जी बड़बड़ाई, अरे देखिए ना, भाभी के पैर जल गया, कहीं छाला ना पड़ जाए, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। देवरानी रचना काम छोड़ किचन की तरफ भागी। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, नैना कहती रही। वह उनके हाथ पर बर्फ लगाती रही। दर्द की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पर घर के सारे लोग आराम से नाश्ता करने में लगे हुए थे। कैसे लोग हैं, बहू का दर्द नहीं दिखता और बेटा रात भर गायब रहने के बाद सुबह घर लौटा बिना उससे कोई सवाल जवाब की। सब उनकी खातिरदारी में लगे थे। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में भी रचना के दिमाग में यही बात घूम रही थी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बेगम साहिबा किसके ख्यालों में गुम है? राहुल उसे चुपचाप बैठा देख छेड़ने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा राहुल, यह बताओ तुम्हारे बड़े भैया रवि आखिर ऐसा क्या काम करते हैं जो रात रात भर घर नहीं लौटते? अचानक उसका ऐसा सवाल सुन राहुल भी हड़बड़ा गए। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, देर सवेरे लोगों से मिलना पड़ता है, काम के सिलसिले में बाहर रहते होंगे। तुम अचानक आज यह सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा पति तो दिन रात
तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहता है। वह कुछ और बोलती इससे पहले ही ऑफिस आ गया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। राहुल ऑफिस के काम से एक दिन 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। रात में सब लोगों के खाना खाने के बाद रचना किचन समेट रही थी। सुबह से नैना भाभी की बेटी बुलबुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नैना भाभी उसे दवाई देकर सुलाने लगी। तभी रात के 11 बजे होंगे। रवि भैया आकर बोले, जल्दी से मेरा खाना लगा दो। जेठानी आती इससे पहले ही रचना उनका खाना गर्म करके टेबल पर रख अपने कमरे में आ गई। उसे अभी कुछ ही देर हुई थी, जेठ के चीखने की आवाज़ आई। ये खाना बनाया है, एकदम बेस्वाद खाना बनाया है। शादी को कितने साल हो गए और इस महारानी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता। वह जब तक बाहर आई उसके देखते देखते उन्होंने नैना भाभी के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। यह क्या कर रहे हैं भैया? इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, आज खाना मैंने बनाया है। भाभी तो बुलबुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसे सुला रही थी। आपके लिए खाना मैं ही रख कर गई कि वह भी गरम करके। आप नशे में थे, आपको ठंडा और गरम का पता नहीं। वह रोती हुई जेठानी को एक तरफ हटाकर बोली। उसे देखकर जेठ पीछे हट गए। तभी माजी आकर चिल्लाई, रचना बहू तुम चुप रहो, यह पति और पत्नी का आपस का मामला है। आपस का मामला नहीं, यह हमारे घर का मामला है। यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया जाए। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि जेठ रवि चाहे गाली गलौज करते रहे, भाभी पर हाथ उठाते रहे और हम सब यह इन दोनों का आपस का मामला है कहकर तमाशा देखते रहे। आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। भाभी आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं बुलबुल को लेकर आती हूँ। वह आगे बढ़ी ही थी कि मम्मी जी की आवाज़ आई, छोटी बहू अपने कमरे में जाओ। अपने जेठ और मुझसे इस तरह जबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? जो चल रहा है वैसा चलने दो। हमारे घर के मामले में टांग ना लड़ाओ तो ही अच्छा है। वैसे भी राहुल अभी यहाँ नहीं है, वह आ जाए तब तुम्हारे बारे में भी बात करेंगे। मैं कहती ना थी राहुल के पापा जी, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, पर आपने और राहुल ने मेरी एक न सुनी। देखो तो कैसे बड़ों से जबान लड़ाती है। यह तो बड़ी बहू नैना को भी बिगाड़ के रख देगी। ऐसे शब्द सुनकर रचना का खून खौल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से पढ़े लिखे और सुसंस्कृत दिखने वाले लोग भी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। वाह माजी वाह, औरत अगर दूसरी औरत के हक के लिए आवाज भी उठाए तो वह बेशरम, और मर्द चाहे जो करता रहे, गाली गलौज करे, पत्नी पर हाथ उठाए, उस पर अत्याचार करे, वह उसकी मर्दानगी कहलाए। अरे पापा जी का तो छोड़िए, वह तो एक मर्द है। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? भगवान ना करे यही सब आपकी बेटी के साथ उसकी ससुराल में हो, तब भी क्या आप उसे उनके आपस का मामला कहकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी? रही बात राहुल की, तो अगर उन्होंने अन्याय का साथ दिया तो मैं उनके भी खिलाफ जा सकती हूँ। बस बहुत हो गया दीदी, अब तक यह सब इसलिए सहती रही क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, पर अब मैं आ गई हूँ और मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग अपने बेटे को समझाइए, जो देर रात तक
घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है और अय्यासी करता है। फिर शराब पीकर घर आकर रोज लड़ाई झगड़ा और पत्नी पर अत्याचार करता है, वरना एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आप लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहकर वह नैना का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। तीनों चुपचाप उसे जाता देखते रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।